इस समय मेरे साथ मौजूद हैं भाषा संभली, जिनको हम सब लोग आज बहुत अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं। जितना मैं उनको समझ पाई हूँ कि वो बहुत हार्ड वर्क करती हैं। फिल्म देखना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत बहुत बहुत कड़ी होती है। मैं भी एक फिल्म मेकर हूँ, मैं जानती हूँ कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने दिन, कितने महीने हमें सब्जेक्ट को देने पड़ते हैं, तब जाके एक प्रोडक्ट आपके सामने लॉन्च होता है फिल्म के रूप में। आइए सुनिए भाषा की कुछ ऐसी बातें, भाषा की जुबानी, विंग्स ऑफ विजन पॉडकास्ट में। Welcome to the Wings of Vision podcast, presented by Binu Rajput Films. Unlock your inner stories. भाषा, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कश्मीर फाइल फिल्म्स में आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई। करेक्टर है फिल्म में शारदा पंडित। जब आपको ऑफर की गई फिल्म, पहले तो वो किस तरह से आपको मिली, तो आपको क्या लगा कि क्या आप उसको सही से निभा पाएंगे, क्योंकि आप खुद भी कश्मीरी हैं, एनएसडी पास आउट हैं, तो आपके लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत आसान भी होगा या थोड़ा मुश्किल भी होगा, क्योंकि उस दौर को फिर से रीलिव करना और उसको जस्टिफाइड तरीके से करेक्टर को निभाना। मैं तो सच बताऊं, आसान बिल्कुल नहीं था। और द फैक्ट कि मैं कश्मीरी हूँ इस वजह से आसान लगे, ये तो कहना और ही मुझे लगता है कि गलत होगा, क्योंकि बहुत ही लिव्ड एक्सपीरियंस है। और बहुत नर्वस थी मैं कि ये रोल कैसे निभा पाऊंगी, क्या पूरा जस्टिस कर पाऊंगी इस रोल के साथ। और मेरी एक बहुत ही जहनी लेवल पे एक तैयारी तो चलती रहती थी। इसी के बारे में सोचती रहती थी, और जब ज्यादा सोचती थी तो रूह कांप जाती थी, क्योंकि ये घटनाएं इतनी सच्ची और हृदय विदारक हैं और हम सुनते सुनते बड़े हुए हैं। तो मैं सोच पाती थी कि अगर मैं इसको मतलब एक टाइम के बाद ज्यादा भी इसमें इंडल्ज ना हो जाऊं, वरना मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी। तो जब होगा तभी इसको जिएंगे, मतलब उस वक्त सरेंडर करेंगे। क्योंकि अदरवाइज जो मेरा बाकी एक्टिंग का जो रहता है टेक्निक्स, वो बहुत हार्डवर्क और बहुत अलग तरह का प्रिपरेशन रहता है, लेकिन ये बहुत ही अलग किस्म का एक चैलेंज था। तो इसमें जो घटनाएं जब होंगी, जैसी होंगी, आई हैव टू रिएक्ट टू देम ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, जैसे होगा। और बिल्कुल जो मेरी मातृभाषा में, जैसे आपने सुना होगा, सारे इमोशंस और सारे एक्सक्लेमेशंस जो हैं वो सारे, क्योंकि जो होता है मातृभाषा में सबसे सच्चा एक्सप्रेशन होता है हमारा। तो वो बिल्कुल सच था, वो बिल्कुल जिसको सात्विक अभिनय कहते हैं वो था। और ये कहना कि कश्मीरी है तो इसलिए आसान होगा, मुझे लगता है बल्कि ज्यादा मुश्किल हो गया मेरे लिए, क्योंकि मैं कश्मीरी थी, क्योंकि ये दर्द मेरे अंदर भी है और ये मैं पर्दे पर ला भी रही हूँ। तो कहीं ना कहीं दर्द ज्यादा हो गया। और जो अभिनय का जो एक जिसको कहते हैं हमें एलियनेट करना कैरेक्टर के दुख से, एक्टर का खुद का जो एक सेल्फ है उसको, वो एक बहुत बड़ी चुनौती हो गया, जो कि अंत तक आते आते, क्लाइमेक्स सीन तक आते आते मुझ पे हावी हो ही गया। तो हम, जैसे आपने मुझे पहले इंटरव्यू में बताया कि आप एनएसडी पास आउट हैं और आपने कोडियाट्टम, क्योंकि मैं भी कुछ कथक मैंने सीखा था, तो मैं नाट्य शास्त्र और ये सब बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि किस तरह से। पर मुझे बीइंग एन ऑडियंस ये लगा कि वो जो एक रस होता है ना अभिनय का, और वो इस फिल्म के करेक्टर में, उस रोल में आपने बहुत बाखूबी निभाया है। तो क्या वो चीजें कहीं ना कहीं आपके काम आई? हाँ, थैंक यू, आपने सवाल पूछा बहुत। क्योंकि मैं सच बताऊं, इतने इंटरव्यूज दे रही हूँ, हर एक ही प्रकार का सवाल पूछ रहे हैं कि आपको कैसा लगा, आपको कैसा लगा। आपने पहली बार ऐसा पूछा कि क्या टेक्निक काम आई, तो थैंक यू फॉर दैट। और जी, मैं यही बताऊंगी, जैसे मैंने अभी भी कहा, सात्विक अभिनय जो है, जैसे अभिनय के जो 4 अंग हैं, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। तो सात्विक जो है, अगर सात्विक नहीं है तो ये बाकी 3 जो है उनका कोई अर्थ नहीं। और सात्विक कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम द वर्ड सत्य, रूट। तो सत्य कहाँ से आता है? जब आपका भाव सच्चा होगा तो रस सामने वाले को सच्चा फील हो जाएगा। तो और भाव कहाँ से आएगा? जब आप उस मोमेंट में पूरी तरह से होंगे। तो जो नाट्यशास्त्र की जो फाउंडेशन है, it has actually helped me the most because it focuses on breathing and जैसा कहा जाता है कि a particular breathing creates a particular emotion, यानी हर भाव को पैदा करने के लिए एक विशेष प्रकार की ब्रीदिंग पैटर्न्स होते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं, जो कुडियाट्टम के एक्टिंग मैनुअल में भी सिखाई जाती है, जो नाट्यशास्त्र में रिटन तौर पे भी हैं। तो उसका प्रशिक्षण मुझे लगता है काम आया, क्योंकि एक विशेष प्रकार की ब्रीदिंग से आप एक विशेष प्रकार का इमोशन पैदा कर पाते हैं। वो भाव को जब आप जीते हैं तो वो विशेष प्रकार का रस जो है वो ऑडियंस तक पहुंचता है। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो नॉर्मल ऑडियंस नहीं जानती, कि ये किसी भी एक्ट को करने के लिए कितनी मेहनत एक एक्टर एक्ट्रेस करते हैं। कितने भी आर्टिस्ट थे वो इतने इन्वॉल्व्ड थे, हर इवन
अगर हम लोग दर्शन कुमार की बात करते हैं, इवन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अनुपम जी तो एवरीबडी नोज, सभी ने बहुत अच्छा काम किया। तो क्या कुछ सबको कुछ मतलब, हालांकि मैं आपके बारे में ही पूछ सकती हूँ, जस्ट इन ओवरऑल, क्या सबको कुछ मुश्किलें आई होंगी कि इतना स्ट्रॉन्ग टॉपिक है और इसका जो दर्द है, इसका दुख है, वो इतना ज्यादा होगा। और जब हम एक अभिनय में जाते हैं तो पता है आपको, आपकी मेंटल स्टेज भी वैसी हो जाती है, क्योंकि आपको उतरना होता है उस गहराई तक, तभी तो आप कुछ बाहर निकाल के ले पाओगे ना। तो ऐसा कुछ फील हुआ? हाँ, मतलब पूरे सेट पे जो माहौल था वो बहुत ही गंभीर था, क्योंकि ये जो फिल्म है ये बहुत ही गंभीर प्रकार की फिल्म है। आप जानते हैं फिल्म भी क्या है, सच्चाई है। तो जितने भी नॉन कश्मीरी भी एक्टर्स थे वो भी उस वक्त अपना पात्र एकदम जीने में जो है वो पूरी तरह से रत हो गए। और दर्शन जी का आपने नाम लिया, मैं सभी का बात आपको बताऊंगी। इवन द अपार्ट फ्रॉम एक्टर्स, जो टेक्निकल क्रू है, सारे टेक्निकल क्रू भी सब के सब इन्वॉल्व इतने लेवल पे थे कि मतलब हर सीन के बाद सबकी आंखें नम होती थी। सब लोग थोड़ा टाइम लेते थे, एक ब्रीदिंग गैप लेते थे और तब अगले सीन पर आते थे। और सब लोग मतलब इतने अचंभित थे कि ये क्या हुआ है और इसको क्या क्या चीज है जो हम दर्शा रहे हैं, और दर्शक भी इसको देखेंगे तो कितनी उनकी एक तो आंखें खुलेंगी और दूसरी बात संवेदना जागेगी। तो सभी ने एक तरह से इंटरनलाइज किया इस सारी घटना को जो हुआ था, एंड दैट्स व्हाई एवरीबॉडी वाज ऑन अ सेम पेज। तभी आप देखेंगे एक अलग तरह का, आप जब फिल्म देखते हैं तो एक सामंजस्य दिखता है, हर एक की एक्टिंग में एक एकत्व है। मतलब इट्स अ वेरी यूनिफाइड काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस, एकदम कलेक्टिव है ना, कलेक्टिव लेवल पे सबकी एनर्जी, सबकी ऑनेस्टी, सबकी निष्ठा, सब एक तरह से, और वही चीज जो है ट्रांसलेट मतलब तो ऑडियंस में भी हो जाती है। दैट्स व्हाई इस फिल्म से बहुत एक यूनिफाइड रिस्पॉन्स आया है। सब लोग ने एक होकर इस फिल्म को सराहा है, अपनाया है। आपको पता है कि अगर कोई क्रिटिक अच्छे हों और वो जिनको अभिनय, नाट्य शास्त्र, या हम जो ये टेक्निक्स की अगर हम बात करते हैं, अगर उसको वो जाने और इसको उस तरह से इसको डिफाइन करें, तो ये बेस्ट फिल्म है अभिनय को लेके। हर करेक्टर उठा लो, छोटे से छोटा, चाहे जो आपका वो बेटा बने थे शिवा, चाहे उनका उठा लो। आई मीन सब कुछ इतना परफेक्शन से किया गया है कि कहीं भी एक लूप होल नहीं है। जैसे किसी फिल्म में होता है, कहीं एडिट लूज होता है, कहीं स्टोरी लूज होती है, और ट्रस्ट मी कोई कमी नहीं निकाल सकते इसमें। मुझे लगता है इसमें ना इसमें एक बड़ा ही दैवीय तत्व भी होता है, ईश्वर का आशीर्वाद होता है कि हर एक का एनर्जी, फोकस, कंसंट्रेशन, इंटेंशन सब सेम हो, और सारी फिल्म में जैसे आपने कहा कोई लूप होल नहीं होना किसी भी लेवल पे। देखिए छोटे बजट की फिल्म है, और लेकिन जो आपको डोमिनेट जो इस फिल्म में करता है वो है परफॉर्मेंसेस, सब्जेक्ट और स्क्रिप्ट और डायरेक्शन। जिस तरह से इसको किया गया है तो वो जो है छू जाती है दिल को बात, और आप उस इमोशन में बह जाते हैं। और सच को जानना इसमें एक इमोशन होता है जो ऑडियंस के सामने होता है। दूसरा ये होता है कि हमें अभी तक पता नहीं था, और तीसरा ये कि इतनी भीषण त्रासदी हो गई हमारे देश में, और बहुत सारा एक ना वो भावावेश हो जाता है लोगों का जब आप देखते हैं तो ये जो है डिवाइन इंटरवेंशन के बिना ये पॉसिबल नहीं है। या ट्रू, क्योंकि भाव भी आप सब लोगों के इतने प्योर है। आपने बोला करेक्टर्स, कास्ट एंड क्रू, एक्टर्स, सब लोग इतने अच्छे से इन्वॉल्व हैं कि वो उसका रिजल्ट तो इतना अच्छा नहीं था। मेरा नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, आपने लास्ट इंटरव्यू में ये जिक्र किया कि रिफ्यूजी कैंप में आप काफी टाइम रहे, तो वो कैसे, आप वहाँ कैसे थे, और वहाँ से फिर NSD का सफर? देखिए रिफ्यूजी कैंप में मैं कैसे आई ये कहानी तो आप फिल्म में देख रहे हैं जी। अब वहां से जो सफर है वो ये है कि सारा श्रेय जो है वो हमारे माता पिता की जनरेशन को जाता है। उन्होंने जिस तरह से हमें संभाला है, हमें पाला है, और सारे संघर्ष किए हैं। कोई भी मदद, किसी भी प्रकार की मदद नहीं थी उस समय जो सरकारें थी, और सक्सेसिव सरकारों की जो नजरअंदाजी जो होती रही हमारी तो वो बिल्कुल बहुत जल्दी जान गए कि हमें कोई मदद नहीं मिलने वाली है कहीं से भी, तो वी हैव टू गेट अप ऑन आवर ओन। सो उन लोगों ने वो चीजों में, और ये सारी अपनी कश्मीरी जो पेरेंट जनरेशन है, जो हमसे हमारे माता पिता की जनरेशन और जो हमारे पितामह जो जनरेशन है, उन सब ने जितना स्ट्रगल किया, और उन्होंने उसको, जैसे आप फिल्म में भी देखते हैं, पुष्कर नाथ जी कहते हैं कि मतलब लाइन में सो जाए चलेगा, आंख खराब हो जाए चलेगा, पढ़ाई जरूरी है। तो
उन्होंने वो पहली प्रायोरिटी ये रखी कि अगर हम किसी चीज से बचेंगे तो विद्या से बचेंगे। सिर्फ अपनी, जैसे हम हैं भी शारदा देश, कश्मीर का नाम है, शारदा के हम उपासक हैं, शारदा हमारी एक मूलभूत हमारा आधार है, शारदा और शिव। तो शारदा मतलब वही हमारा ज्ञान ही हमें बचा सकता है। तो इसलिए हमने फोकस किया, हमारी पेरेंट जनरेशन ने फोकस किया कि हमें विद इन दिस 20 या 30 years ओनली वी हैव टू राइज अगेन, एंड दैट इज व्हाट यू कैन सी। अगर मैं आज यहाँ किसी हैसियत से आपसे बात कर पा रही हूँ, सारा श्रेय मेरे मम्मी और मेरे माता पिता, मेरी दादी, मेरी नानी, इन सबको जाता है, जिन्होंने हमें पाला इस तरह से है कि इन्होंने कहा जो हुआ वो रखो अपने अंदर, पर उसी पर वो मत करो, आगे बढ़ो और अपने को एक विजेता की तरह उभारो, ताकि जब दुनिया आपकी कहानी सुने तो दुनिया भी इंस्पायर हो कि ये लोग सिर्फ विक्टिम ऐसा नहीं है, ये लोग सर्वाइवर्स हैं और ये लोग विक्टर्स हैं। दे आर ऑल्सो, मतलब ये एक तरह से हम विजेता भी हैं, क्योंकि हम उस दुख को हमने हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर, हम आगे बढ़े। एंड दिस इज व्हाट आई से विद लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी एंड लॉट ऑफ प्राइड अबाउट माय पीपल। अच्छा, अब आगे नेक्स्ट, जैसे आपने बोला कि आप डायरेक्शन में जाना चाहती हैं, तो किस तरह का सिनेमा आप बनाना पसंद करेंगे? क्या हम आपसे और आगे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं फ्यूचर में? मैं ये कहूंगी, एक्सपेक्टेशन का तो ऐसा है कि मैं खुद से एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैं बहुत मीनिंगफुल सिनेमा बनाऊं और उसमें भाग लूं, और थिएटर का भी एक साथ साथ उसका एक बैलेंस बना के रखूं, क्योंकि एक समय के बाद आप थिएटर को थोड़ा सा नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं करूं। मेरा हमेशा ऐसा रहता है कि एक फिल्म हुआ तो फिर थिएटर करो, फिर से थिएटर वर्कशॉप्स करो, थिएटर करो, क्योंकि वो आपका एक तरह से रूट है जिसको यू हैव टू गो बैक, यू शुड गो बैक टू इट अगेन एंड अगेन। दूसरा, जो फिल्म जिस तरह की मैं बनाऊंगी वो हर तरह की फिल्म मैं बनाना चाहती हूँ। मेरी जो रुचि है वो ज्यादातर इस तरह की, मैं कमर्शियल नहीं कहूंगी उसको, लेकिन मेरी रुचि है फोक बेस में। मेरी रुचि है जो रूरल और जो भारतीय जो फोक है, जो मिट्टी से जुड़ा सिनेमा है, और प्लस उसमें ऑफ कोर्स लाइट हार्टेड, हल्का फुल्का भी सब्जेक्ट होना चाहिए, बिकॉज दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स अ पार्ट ऑफ द आर्ट। क्योंकि हर समय आप एक ही तरह का सिनेमा या मतलब बनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी आपको छुए दिल को। तो मैं जैसे कहूंगी कि मेरा ज्यादा बेस ये रहता है कि जो हमारा जो फोक कल्चर है किसी भी प्रदेश का हो, और मेरे नाटकों में भी यही रहता है कि जो भी मेरा नाटक का जो संगीत होता है, वो जितने भी फोक कल्चर से मैं अवगत हूँ, तो हर धुन को मैं लेना चाहती हूँ, हर फ्लेवर को मैं लेना चाहती हूँ, ताकि, क्योंकि दैट इज व्हाट इज आई थिंक द जनमानस जिसको बोलते हैं ना, वी आर मेड ऑफ दैट ओनली, सो दैट अपील्स अ लॉट, दैट अपील्स अ लॉट। वो होना भी चाहिए, क्योंकि उसको प्रिजर्व करना भी हम लोगों का ही फर्ज है। हाँ, और मैं जो आपको कह रही हूँ वो रीजनल सिनेमा नहीं है, बट मैं आपको जो कह रही हूँ कि एक कमर्शियल लेवल पे आप रीजनल सिनेमा को इस तरह से बढ़ावा दें कि और आप देखें, क्योंकि जो अनफॉर्चुनेटली जिस तरह का सिनेमा हम देखते हैं आसपास, वो एकदम जमीन से कटा हुआ होता है। आप दर्शक इसलिए उसको नकारते हैं बिकॉज वो उससे रिलेट नहीं कर पाते हैं। वो है ना, जो तो दर्शक जिससे रिलेट कर पाए, जो बोल सके अरे ये कैरेक्टर मेरी बुआ है, अरे वो फलाना कैरेक्टर तो मेरा दोस्त है, अरे ऐसे तो हमारी जिंदगी में होता है, तो वो चीजें आपको ज्यादा छूती है मुझे लगता है। और उसमें इतनी प्यारी प्यारी कहानियां, स्पेशली अगर मैं देखूं तो लिटरेचर के बैकग्राउंड से आने से भी ये फायदा होता है कि आपको जो मूलभूत कहानियां आपने पढ़ी और आप इतने उनसे इंस्पायर्ड हैं, और आप देखते हैं यार इन पर अभी तक काम क्यों नहीं हुआ, इन पर अभी तक इनसे इंस्पायर होकर फिल्में क्यों नहीं हमने देखी। जो होता था वो सत्यजीत रे तक के जमाने तक होता था, या उसके बाद थोड़ा थोड़ा और आगे हमने तो इक्का दुक्का होके वो एक अलग अब एक अलग ही दुनिया की कहानी है, जिससे कोई, मुझे लगता है एटलीस्ट मैं तो नहीं रिलेट कर पाती। तो आपको इस कैरेक्टर से निकलने में इतना वक्त लगा? क्या बताऊं, इसका जवाब थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा कैरेक्टर तो है नहीं जो मैंने कहीं बाहर से लाके अपने अंदर लाया और फिर मैं उसमें से निकलना चाह रही थी। ये मेरे अंदर ही था, मेरे अंदर का बहुत पीछे था, बहुत कहीं मैंने कहीं कोने में इसको दबाया हुआ था। क्योंकि आप ये सब सुन के बड़े हुए हो तो ये आपके एक चेतना का हिस्सा तो बनता ही है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ मी। तो उसको सामने लाना था, उसको फेस करना था, उसको जीना था, और फिर फिल्म होने के बाद उसको वापस पीछे रखना था। तो मैं इसको ये तो नहीं कहूंगी कि मैं इससे बाहर निकल पाई हूँ, इन द सेंस दैट दिस इज अ ट्रू स्टोरी। द कैरेक्टर इज नहीं, इनफैक्ट आर रियल कैरेक्टर, जिनका एक रूप, एक पर्सोनिफिकेशन शारदा पंडित है, और वो सभी जो है, उनकी स्मृतियां जो हैं, उनके प्रति श्रद्धा जो है, और उनकी कहानियों का जो दर्द है, वो मेरे अंदर रहेगा हमेशा, बिकॉज यू नो बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। जैसे मैंने आपको कहा कि कश्मीरी होना आसान नहीं, बल्कि इस चीज को और मुश्किल बनाता है। अगर ये कोई और कैरेक्टर होता तो मैं इसका बिल्कुल आह्वान करती और फिर मैं इसको बोलती कि अब आप प्लीज, है ना, जैसे हम करते हैं, विसर्जन कर देती है एक तरह से। तो पर इसका मैं कैसे कर पाऊंगी, ये तो मेरी चेतना का हिस्सा है। बट यस, आई हैव बीन एबल टू नाउ कीप इट इन द बैक ऑफ माई माइंड, या जो भी कह लें। हाँ, लेकिन जब वो घटनाएं हुई, जब हमने शूट किया, उसके तुरंत उन्हीं दिनों में तो बहुत ही ज्यादा हावी था वो सारा जो भी हुआ था, और मैं
उसके बारे में ज्यादा बात करती हूँ तो मैं फिर से मेरी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। कल ही एक इंटरव्यू में बात हो रही थी और मेरा दिल एकदम ऐसे हो गया, फिर मैं नहीं बोल पाती हूँ उस बारे में। हम लोग अगर कोई काम करते हैं, सब्जेक्ट में गहराई में जाना पड़ता है, आपने तो उसको जिया है, आपने सुना है उसके बारे में, तो ये तो काफी टाइम से आपके साथ चल रहा है। ये पैसिवली मेरे साथ था, लेकिन अभी एक्टिवली मैंने इसको फेस किया एंड नाउ अगेन ये पैसिव मोड में मेरे अंदर है, क्योंकि ये बहुत स्पेशल एक कैरेक्टर है। ये कोई आम कैरेक्टर नहीं। मैंने अभी तक जितने भी कैरेक्टर्स किए हों, चाहे नाटक हो, फिल्म हो, थिएटर हो, सीरियल हो, जो भी हो, तो वो एक टाइम तक आप उनके साथ रहते हैं, उसके बाद आप उनको विदा कर देते हैं। मैनी कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम कोर ऑफ माय हार्ट। बहुत बहुत अच्छा काम किया है सबने। थैंक यू सो मच। ये फिल्म हम सब लोगों के लिए एक मिसाल है। अगर किसी ने इंस्पिरेशन लेनी है तो इस फिल्म से लीजिए। जरा सोचिए कि वो कश्मीरी पंडित जिनका वजूद एक तरह से मिटाने की पूरी कोशिश की गई, उनको उनके घर से, उनकी जमीन से बाहर निकाल फेंका गया, उन्होंने इस दर्द से, इस मुश्किल से पार पाकर उठकर आगे बढ़ने की हिम्मत की, आगे लड़ने की हिम्मत की। तो हम सब लोगों का ये फर्ज बनता है कि हम भी पूरा साथ दें और ऐसी नाइंसाफी दोबारा जिंदगी में कभी किसी के साथ ना होने दें।